संवाद कार्यक्रम में अमर उजाला के प्रबंध निदेशक श्री तन्मय माहेश्वरी जी, निदेशक वरुण माहेश्वरी जी, नेशनल एडिटर डॉक्टर इंदुशेखर पंचोली जी, स्थानीय संपादक श्री विजय त्रिपाठी जी, आज के इस संवाद कार्यक्रम में उपस्थित उत्तर प्रदेश शासन के मुख्य सचिव श्री मनोज कुमार सिंह जी, एडवाइजर श्री अमरीश अवस्थी जी, अन्य उपस्थित महानुभाव, अमर उजाला परिवार से जुड़े हुए सभी संपादकगण, अन्य रिपोर्टर्स, अन्य बहनों और भाइयों, लोकतंत्र के एक सशक्त स्तंभ के रूप में शानदार 77 वर्षों की इस यात्रा के लिए अमर उजाला परिवार को मैं हृदय से बधाई देता हूं। मैं विनम्र करता हूं समाज के कार्यक्रम में अमर उजाला परिवार के प्रबंध निदेशक और इस परिवार से जुड़े हुए जितने भी उनके सहयोगी अधिकारीगण हैं, शुभचिंतक हैं, पाठक हैं, उन सभी को जो इस कार्यक्रम के साथ जोड़ करके इसे आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। लोकतंत्र की सशक्त आवाज है संवाद। लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है संवाद। कठिन से कठिन समस्या के समाधान का सशक्त माध्यम है संवाद। जहां संवाद बाधित होता है वहीं से संघर्ष के रास्ते प्रारंभ होते हैं। भारत का लोकतंत्र इतना सशक्त है कि उसने अपने सभी स्तंभों के लिए उसकी लक्ष्मण रेखाएं भी तय की है। विधायकों को क्या करना है, कार्यपालिका की सीमाएं क्या हैं और न्यायपालिका की रचनात्मक भूमिका कैसे आगे बढ़ सकती है, और वही मीडिया भी किस रूप में अपनी जीवंत उपस्थिति के माध्यम से एक आम नागरिक को अपने साथ जोड़ सकती है। ये चारों स्तंभ अपनी लक्ष्मण रेखाओं का पालन करते हुए जब भी कार्य करेंगे तो मान करके चलिए कि वह लोकतंत्र को और भी पुष्ट करेगी। लोकतंत्र उतना ही आगे फलेगा, खुलेगा और अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति की आवाज को उतना ही मजबूती के साथ हर एक स्तर तक पहुंचाने में मदद भी मिलेगी। शासन की सभी प्रणालियों में लोकतंत्र को सबसे अच्छा इसलिए भी माना गया है क्योंकि हर व्यक्ति को बिना भेदभाव के एक समान अधिकार के साथ, समान मूल्यों के साथ जीने की पूरी स्वतंत्रता होती है। और अगर हमें कहीं स्वतंत्रता मिली है, अधिकार मिले हैं, तो उस अधिकार के संरक्षण के लिए आवश्यक है कि हम अपने कर्तव्यों का भी निर्वहन उसी ईमानदारी के साथ करें। सदैव से चला है कर्तव्य और अधिकारों के बीच में
सदियों से एक द्वंद्व रहा है, कौन भारी है, कौन ज्यादा सशक्त है। याद रखना, कोई भी अधिकार तभी सुरक्षित है जब तक वो अपने कर्तव्यों का ईमानदारी पूर्वक निर्वहन कर रहा है। अगर वो अपने कर्तव्यों से तनिक भी विरत हुआ नहीं तो उसके सामने स्वयं एक संकट उसके अस्तित्व का आ खड़ा होगा। लेकिन दुनिया के अंदर ये भारत 140 करोड़ नागरिकों को उसके लोकतांत्रिक अधिकारों की सुरक्षा करते हुए एक साथ दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में स्थापित हुआ है। तो चारों जो पिलर हैं, इन सब के द्वारा अपनी अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करने का ही परिणाम है। संवाद का एक कार्यक्रम अमर उजाला परिवार ने आज यहां प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आयोजित की है। लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी एक पौराणिक और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का सिटी है। अपने साथ एक विरासत लेकर के चला है, एक लंबी परंपरा है और सभी की है। पौराणिक परंपरा से जुड़ी हुई है, ऐतिहासिक परंपरा से जुड़ी हुई है, आजादी के बाद की जुड़ी हुई है। और आज के लखनऊ को, जो उत्तर प्रदेश का एक केंद्र बिंदु है, पूरे उत्तर प्रदेश के लिए जो भी नीतियां बनती हैं उसका केंद्र बिंदु है, तो स्वाभाविक रूप से इस संवाद का एक कार्यक्रम लखनऊ के माध्यम से 25 करोड़ जनमानस तक न केवल पहुंचेगा बल्कि उन 25 करोड़ लोगों की भावनाओं का प्रतिनिधित्व भी इस संवाद के माध्यम से इस मंच पर प्रभावी ढंग से इन 2 दिनों के अंदर होता हुआ दिखाई देगा। मैं सबसे पहले इसकी हृदय से शुभकामना अमर उजाला परिवार को देता हूं। मित्रों, उत्तर प्रदेश देश की आबादी का सबसे बड़ा राज्य है और स्वाभाविक रूप से हर एक के मन में ये बात आती होगी कि उत्तर प्रदेश में क्या बदला है, क्योंकि चर्चाएं होती हैं डबल इंजन सरकार की। और मेरा मानना है, मैं आपके मंच पे आऊंगा, मैं अपनी बात बोलूंगा, जो भी आएगा वो अपनी बात को अपने तरीके से कहेगा, अपनी बुद्धि से, अपने विवेक से और अपने स्वार्थ को लेकर के। मीडिया का मंच है तो व्यक्ति कुछ बढ़ा चढ़ा करके भी अपनी बात को प्रस्तुत करेगा। इसको मापने का सबसे अच्छा पैमाना हो सकता है कि देश के अंदर आपके प्रति पहले क्या धारणा थी और आज क्या धारणा है। और मैं यहीं से शुरू करूंगा। उत्तर प्रदेश देश की आबादी का सबसे बड़ा राज्य है और भारत की आस्था का एक केंद्र बिंदु भी है। पूरा भारत, उत्तर हो, दक्षिण हो, पूरब हो, पश्चिम हो, वह, या अगर मैं कहूं कि बृहत्तर भारत, वह उत्तर प्रदेश के अंदर आने का उत्सुक होता है कि जीवन में एक बार मैं उत्तर प्रदेश जाऊं। उत्तर प्रदेश को अपनी पहचान के साथ जोड़ने का प्रयास पूरा भारतवासी देखता है। कोई तो बात रही होगी, कोई तो बात रही होगी, अनायास नहीं हुआ होगा। आप पूर्वोत्तर के लोगों से देखिए या पश्चिमी क्षेत्र से के भारत से, दक्षिण के लोगों से देखें या उत्तर से जुड़े हुए लोग स्वयं भी इस उत्तर प्रदेश के साथ जुड़ते हैं। आप पूर्व में जाएंगे तो हर व्यक्ति देखने का प्रयास करता है कि माता रुक्मिणी तो यहीं से पूरब से ही गई थी और भगवान श्री कृष्ण के साथ ब्याही गई। आप पश्चिम के लोगों से देखेंगे तो ये लोग इस बात से उत्तर प्रदेश के साथ जुड़ने के उत्सुक होते हैं
कि उत्तर प्रदेश से तो कृष्ण द्वारिका में आए थे। अगर आप देखेंगे दक्षिण से, तो वे भी इस बात को मान के चलते हैं कि दक्षिण में बजरंगबली उसी कर्नाटक में पैदा हुए थे और अयोध्या में हनुमानगढ़ी में पूजे जाते हैं। आस्था के किससे पूरा भारत देखता है? उत्तर भारत। मां गंगा जहां से निकली, गंगोत्री से लेकर के गंगा सागर तक, प्रत्येक राज्य को समभाव के साथ अपना आशीर्वाद देती है और दुनिया की सबसे उर्वरा भूमि गंगा और उसके आसपास के क्षेत्रों की हम सबको देखने को मिलती है। भारत की आस्था का बिंदु बना है और उसका एक बृहद स्वरूप आपने इस बार देखा होगा, जब 13 जनवरी से 26 फरवरी के बीच में महाकुंभ का आयोजन प्रयागराज की धरती में हम सबको आयोजित करने का अवसर प्राप्त हुआ। डबल इंजन सरकार की सामर्थ्य, उत्तर प्रदेश लोगों के आतिथ्य सत्कार की परंपरा और महाकुंभ में देश के अंदर और बृहत्तर भारत से आने वाले लोगों की उत्सुकता आपके मन में, और जो भी महाकुंभ में गया है उसने इसको महसूस किया होगा। पूरा भारत कुंभ में आया, और तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश के लोग रहे हो, महाराष्ट्र या गुजरात से जुड़े हुए श्रद्धालु रहे हो, अरुणाचल, मणिपुर, त्रिपुरा या असम से जुड़े हुए वहां के श्रद्धालु और संत रहे हो, या फिर उत्तर भारत से जुड़े हुए जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड से लेकर के ये पूरे उत्तर क्षेत्र से जुड़े हुए, सभी क्षेत्रों से जुड़े हुए लोग एक साथ उत्तर प्रदेश के अंदर इन 45 दिनों के आयोजनों के साथ जुड़े थे। नेपाल और भूटान से भी बहुत अधिक संख्या में श्रद्धालुजन आए थे और दुनिया में भी 100 से अधिक देशों के अधिक श्रद्धालुजन महाकुंभ के साक्षी बने थे। मुझे लगता है दुनिया के अंदर इतने लंबे समय तक चलने वाला कोई आयोजन, इतनी बड़ी संख्या में होने वाले किसी आयोजन में इतनी बड़ी संख्या में उपस्थिति हो, वह एक विहंगम दृश्य पहली बार इतने बृहद पैमाने पर कहीं देखने को मिला था, तो वह प्रयागराज की धरती पर महाकुंभ के अवसर पर देखने को मिला था। और उसको लेकर के और भारतीय अभिभूत और व्यक्ति अभिभूत था। यह दृश्य हम सबके सामने आया था और ये हमारा सौभाग्य है कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन सरकार ने श्रद्धालु जनों की सुविधा के लिए जो व्यवस्थाएं की थी, उन व्यवस्थाओं से संतुष्ट होकर के हर व्यक्ति अभिभूत होकर के यहां से जाता था। जो जाता था अपने साथ स्मृति के रूप में त्रिवेणी का जल लेकर के जाता था। जो आए थे वो तो सौभाग्य मानता ही था, जो किन्हीं कारणों से नहीं आ पाए थे उनके लिए गंगा जल उनके घर तक पहुंचाने का कार्य वे श्रद्धालु करते थे, जो प्रयागराज महाकुंभ के साक्षी थे। आपने देखा होगा जो आया था उस सबने और उसकी बहुत तारीफ की। और इन 45 दिनों के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर प्रयागराज महाकुंभ के अंदर दो चीजों की चर्चा हर व्यक्ति करता था, स्वच्छता के लिए और पुलिस के बिहेवियर को लेकर के हर व्यक्ति इसकी तारीफ करता था। स्वच्छता, स्वच्छता का मानक कैसे होना चाहिए। एक टेम्परेरी सिटी में सब कुछ अस्थायी और तब भी कहीं भी तिनका नहीं, स्वच्छ और सुंदर वातावरण है, करोड़ों लोग आ रहे हैं, कहीं अव्यवस्था नहीं, कहीं कीचड़ नहीं, गंदगी नहीं। यह दृश्य भी सबने वहां देखा। पुलिसकर्मी लोगों का सहयोग करके इंतजार नहीं कर रहे हैं इस बात को लेकर के कि हमारी ड्यूटी तो 8 घंटे की होनी चाहिए, हम ज्यादा क्यों करें। नहीं, आवश्यकता पड़ी तो उन्होंने 16 घंटे तक वहां पर अपनी जगह पर खड़े होकर के जनता सर्दी गर्मी किसी की परवाह नहीं की।
जनता जनार्दन की सेवा में वहां डटे रहे। अलग अलग विभागों के लोगों ने भी उसी स्फूर्ति के साथ वे लोग कार्य करते हुए दिखाई दिए। और आतिथ्य सत्कार तो क्या उदाहरण, आपने देखा होगा इस दौरान उत्तर प्रदेश में 66 करोड़ से अधिक श्रद्धालु प्रयागराज की धरती पर आए। एक लंबी दूरी उसने उत्तर प्रदेश के अन्य जनपदों से भी तय की होगी, कुछ जगहों पर रुकने का अवसर भी प्राप्त हुआ होगा, लेकिन कहीं भी लूट की घटना नहीं, कहीं छेड़खानी की घटना नहीं, कहीं अपहरण की घटना नहीं, कहीं चोरी की घटना नहीं, कोई भी अव्यवस्था नहीं। आतिथ्य सत्कार का उदाहरण कैसे प्रस्तुत होना चाहिए, यह भी उत्तर प्रदेश वासियों ने और प्रयागराज वासियों ने उसका एक अद्भुत परिचय देकर के देश के अंतःकरण में अपनी एक छाप छोड़ी। आखिर बदला उत्तर प्रदेश कैसे, ये तो वही उत्तर प्रदेश था जहां हर दूसरे तीसरे दिन तक होते थे। जैसे आज मुर्शिदाबाद जल रहा है, याद करिए 17 के पहले उत्तर प्रदेश में भी ऐसे ही होता था। कभी मुजफ्फरनगर के दंगे 6 महीने तक चला था, मुजफ्फरनगर का दंगा। बरेली साल में 4 दंगे तो उनके लिए जैसे पेटेंट हो गए थे, होने थे। अलीगढ़, लखनऊ, कानपुर और न जाने कहां कहां, कोई जिला ऐसा नहीं था। कोई पर्व और त्योहार आता था तो पर्व और त्योहार के उत्साह और उमंग इसलिए मंद पड़ जाती थी क्योंकि लोगों को आशंका होने थी, सज्जन लोगों को आशंका होती थी, शरीफ लोगों को आशंका होती थी, पता नहीं दंगा की चपेट में कौन आ जाए। व्यापारी इसलिए व्यापार करने से घबराता था कि पता नहीं कब दंगा हो जाए और जो सामान वो लेकर के आएगा पता नहीं कब वह आग की भेंट चढ़ जाए। यही दृश्य होते थे। आज तो दंगा नहीं होता है, आज तो उत्तर प्रदेश दंगा मुक्त है, आज अराजकता से मुक्त है। आज उत्तर प्रदेश हर पर्व और त्योहार को उसी भव्यता के साथ, उसी उत्साह और उमंग के साथ, वो किसी भी जाति, मत, मजहब, क्षेत्र, भाषा से जुड़े हुए लोगों का पर्व और त्योहार क्यों ना हो, उत्तर प्रदेश के अंदर शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न होते हैं। क्या होली, क्या दीपावली, क्या ईद, क्या क्रिसमस, क्या गुरु पर्व, या फिर क्या जगन्नाथ जी की झांकी हो, या फिर खाटू श्याम की यात्रा, इस सभी पूरी भव्यता के साथ प्रदेश के अंदर उसी उत्साह और उमंग के साथ निकलते हैं। कहीं कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या किसी को नहीं। आखिर ऐसा कौन सा परिवर्तन हुआ है? लेकिन इस परिवर्तन का लाभ, ये उत्साह और उमंग का लाभ, इस शांति और सौहार्द का लाभ उत्तर प्रदेश को प्राप्त हुआ है। याद करिए 17 के पहले उत्तर प्रदेश की जो जीएसडीपी थी वह 12,75,000 करोड़ रुपए की थी कुल, यानी 1947 से लेकर के 2017 तक, इन 70 वर्षों में हम लोगों की कुल जो मूल्यांकन अगर आप करेंगे तो उत्तर प्रदेश की जीएसडीपी की तो वह केवल 12,75,000 करोड़ रुपए की थी। और इन 8 वर्षों में हम कहां पहुंचे हैं? इन 8 वर्षों में हम पहुंच रहे हैं लगभग 30 लाख करोड़ रुपए की जीएसडीपी के साथ उत्तर प्रदेश वहां पहुंच रहा है। यानी कितनी रफ्तार हमारी बढ़ी। यह देश जब आजाद हुआ था, उत्तर प्रदेश की पर कैपिटा इनकम जो प्रति व्यक्ति आए थे वो नेशनल एवरेज के बराबर थी या उससे अच्छी थी। उर्वरा भूमि थी, हमारे पास पहले से ही जल संसाधन प्रचुर मात्रा में था। उस समय उद्योग भी उतने नहीं लगे थे। खेती, किसानी, पशुधन यह अर्थव्यवस्था के आधार हुआ करते थे। स्वाभाविक रूप से उत्तर प्रदेश को इसका सर्वाधिक लाभ था।
लेकिन लगातार हर पंचवर्षीय योजना तो देश के विकास के लिए बनती थी, लेकिन उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था लगातार गिरावट की ओर थी, लगातार गिरावट की ओर थी। और 2017 तक आते आते उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था देश की प्रति व्यक्ति आय की 1/3 रह गई थी, यहां की प्रति व्यक्ति आय। आज हमें बताते हुए प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय जो 2016-17 तक केवल 46,000 रुपए थी, अब वो बढ़कर के 1,10,000 से ऊपर पहुंच चुकी है। और आने वाले समय में मैं इस बात को मानता हूं कि जो भी आंकड़े आएंगे उसमें वह 1.25 लाख रुपए तक जरूर पहुंच रही होगी इस समय उत्तर प्रदेश के अंदर पर कैपिटा इनकम। उत्तर प्रदेश में 2017 के पहले जिस प्रकार की व्यवस्था थी, अराजकता थी, गुंडागर्दी थी, ना बेटी सुरक्षित थी, ना व्यापारी सुरक्षित था, कोई निवेश करने नहीं आता, कोई तैयार नहीं था। आज उत्तर प्रदेश के अंदर निवेश का एक बेहतरीन वातावरण बना है हर एक सेक्टर में। और मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश आज अकेले इन 8 वर्षों में हम लोगों ने जो बड़ा निवेश कराया है उनकी संख्या अपने आप में ही मेरा अनुमान है कि 15 करोड़ का तो यहाँ पे इन्वेस्ट यूपी के माध्यम से ही हम लोगों ने करवाया है। एमएसएमई विभाग का अलग है, अन्य विभागों के अलग अलग है। और इस बड़े निवेश के माध्यम से हम लोगों ने लाखों नौजवानों के लिए नौकरी की सुविधा यहां पर दी है। आज उत्तर प्रदेश के पास अपना लैंड बैंक है, उत्तर प्रदेश के पास 33 अलग अलग सेक्टर में निवेश करने के लिए सेक्टोरियल पॉलिसीज है। आज उत्तर प्रदेश के अंदर विकास की अनंत संभावनाओं को लेकर के कार्य करने के लिए जो कार्य की एक व्यवस्थित निवेश के लिए अनेक फील्ड उत्तर प्रदेश के अंदर खुले हुए हैं। हर एक क्षेत्र में पर्याप्त मात्रा में निवेश हो रहे हैं। कोई पिक एंड चूज नहीं, पॉलिसी के दायरे में कोई व्यक्ति आएगा, निवेश मित्र पोर्टल से करेगा, 500 से अधिक किन्वेस उसको एक प्लेटफॉर्म पे उपलब्ध होने की व्यवस्था है। कोई व्यक्ति निवेश करने का इच्छुक है, एमओयू करते ही उसकी मॉनिटरिंग की व्यवस्था निवेश सारथी के माध्यम से है। और किसी का प्रोडक्शन प्रारंभ हो गया तो प्रोडक्शन प्रारंभ होते ही उस निवेशक के लिए प्रदेश के अंदर इंसेंटिव भी ऑनलाइन देने की व्यवस्था की गई है। अकेले एक वर्ष में हम लोगों ने 24-25 में ही अब तक हम लोग 4,000 करोड़ रुपए से अधिक के इंसेंटिव यहां जिन लोगों ने उद्यम लगाए थे और प्रोडक्शन प्रारंभ हो चुका है उनको दे चुके हैं। यह किसी भी सरकार के जितना हमने एक वर्ष में दिया है, आजादी के बाद किसी भी सरकार के 5 साल या 10 साल के कार्यकाल में इतना इंसेंटिव किसी भी उद्योग को नहीं दिए गए थे, निवेशकों को कभी नहीं दिए गए। हाँ, लोगों के मन में एक बात थी, सरकारें घोषणा तो करती थी, लेकिन जो अक्सर होता है हेमंत में नेता बोलेगा तो इसका मतलब यह है कि वो सच नहीं होगा, और यही होता था। पॉलिसी के दायरे में लाने के बावजूद भी सरकारें इंसेंटिव नहीं देती थी और निवेशक ने ये मान लिया था कि साहब ये तो नेता की घोषणा है तो पूरी नहीं होनी है। हमने कहा नहीं, अगर सरकार ने घोषणा की है तो ये नेता की नहीं, ये उत्तर प्रदेश की आवाज है, उत्तर प्रदेश की बातें पूरी होनी ही होनी है। और इसको हम लोगों ने यहाँ पे हर अक्सर से लागू करने का कार्य किया। आज निवेश के एक बेहतरीन गंतव्य के रूप में उभरा है। उत्तर प्रदेश एमएसएमई के सबसे बड़े केंद्र के रूप में आज देश के अंदर पुनर्स्थापित हुआ। उत्तर प्रदेश खाद्यान्न का सबसे बड़ा जो पहचान उसकी थी, सर्वाधिक खाद्यान्न उत्पादन करता है, आज उसमें फिर से उत्तर प्रदेश ने अपना स्थान बना दिया। अब याद करिए यहां की चीनी मिलों क्या स्थिति हुआ करती थी। उत्तर प्रदेश की चीनी मिलें बंद थी, बिक रही थी,
10-10 वर्ष 2017 में जब हम आए थे, 2007-8 से लेकर के 2017 तक के गन्ना मूल्य का बकाया, गन्ना किसानों का बकाया था। और आज 122 चीनी मिलें चल रही हैं। 122 चीनी मिलों में 105 चीनी मिल ऐसी हैं जो एक सप्ताह के अंदर गन्ना मूल्य का भुगतान कर रही है। बाकी जो चीनी मिलें हैं, उन 17 चीनी मिलों में भुगतान तो वे भी कर रही है, हाँ उनमें थोड़ा लेट है, हम उसको भी समयबद्ध तरीके से भुगतान करने के लिए बाध्य कर रहे हैं। देश का सर्वाधिक यानी 1996 से लेकर के 1996 से 2017 तक गन्ना मूल्य का किसानों को जितना गन्ना मूल्य का भुगतान हुआ था, 8 वर्ष में हमने उससे अधिक 60,000 करोड़ रुपए, उससे अधिक यानी 2,80,000 करोड़ रुपए किसान के खाते में डीबीटी के माध्यम से उपलब्ध करवाने का काम किया है। ये है सरकार की स्कीम। हर एक सेक्टर में उत्तर प्रदेश ने आज एक नई छलांग लगाई है। इंफ्रास्ट्रक्चर में उत्तर प्रदेश के बारे में तो हर व्यक्ति जानता था, सड़कों में गड्ढा है या गड्ढे में सड़क है पता नहीं लगता। एक्सप्रेसवे पिछली सरकारों के लिए बेईमानी और भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया था। मुझे याद है जब हम लोग आए थे, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे एक उदाहरण में दे रहा हूं, आप समझ सकते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर में किस प्रकार की बेईमानी हावी थी। हम लोग जब आए, हमें बताया गया कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बन रहा है। मार्च में हमने शपथ ली, मई में मैं इसकी समीक्षा कर रहा था, तो मैं तो प्रोग्रेस के लिए देख रहा था कितनी प्रोग्रेस हुई है, उसकी प्रगति कितनी है। तो मुझे बताया गया कि साहब अभी कार्य प्रारंभ नहीं हुआ। मैंने कहा क्यों? सीएम ने तो मैंने सुना है 2016 में इसका शिलान्यास कर लिया। उन्होंने कहा साहब शिलान्यास हुआ है लेकिन लैंड ही नहीं है। अब अनुमान करिए, आप एक्सप्रेसवे का शिलान्यास कर रहे हैं, 340 किलोमीटर लंबे एक्सप्रेसवे का शिलान्यास कर रहे हैं लेकिन लैंड नहीं है। तो मैंने उसका पूरा फिर से मांगा, मैंने कहा मुझे पूरा डिटेल में बताया जाए क्या है, क्यों नहीं हो पा रहा। तो कहा साहब लैंड नहीं, तो मैंने कहा लैंड एक्वायर करो। कहा साहब अभी अलाइनमेंट नहीं तय है कहां पे बनना है। तो मैंने कहा शिलान्यास किसका हुआ? उन्होंने कहा अरे शिलान्यास देखते रहेंगे, बाद में बनता रहेगा, पहले शिलान्यास कर लेते हैं। और मैंने कहा ये मैंने सुना है कि इसमें ठेके भी आवंटित कर दिए गए। कहां सब हो चुका है। अनुमान करिए कितना बड़ा मजाक होता था। मैंने कहा कितने में बांटे हैं? कहा ये पूरा प्रोजेक्ट है 15,200 करोड़ रुपए का। तो मैंने कहा कि को फिर से कैंसिल करके अब अलाइनमेंट तय करो। इसका अलाइनमेंट तय किया गया और उसके बाद फिर से लैंड एक्विजिशन की कार्रवाई प्रारंभ हुई। 1 साल का समय लगा था। हमने टेंडर करवाया, वही पार्टियां आ गई और उन्होंने ठीक 15,200 करोड़ रुपए में ही फिर से टेंडर हुआ। तो मुझे कुछ शक हुआ, मैंने कहा 16 का टेंडर 18 में भी 15,200 करोड़ रुपए का ही कैसे हो रहा है? कुछ कम ज्यादा तो होता। 2 साल के बाद कुछ दाम भी बढ़े होंगे। तो मैंने फिर उसको कैंसिल किया। मैंने फिर कहा कि भाई ये काम करो, अब टेक्निकल और फाइनेंशियल बिड एक साथ मंगाओ और एक साथ देखो इसमें कैसे कुछ तो खेल हुआ। और जब हम लोगों ने एक साथ मंगवाया तो आप आश्चर्य करेंगे कि वही एक्सप्रेसवे हमारा बना है 11,800 करोड़ रुपए में। जिसके 15,200 करोड़ रुपए खर्च हो रहे थे, वही 11,800 करोड़ रुपए में बना है। यानी लूट थी। जो लोग इंग्लैंड की यात्रा करते हैं, इंग्लैंड में होटल बनाते हैं, अपना वहां अयासी करते हैं, ये वही पैसा है जो प्रदेश की जनता का पैसा था।
और बाद में शराफत का चेहरा लेकर के आपके बीच में आकर के मीठी मीठी बातें करके होते हैं। ये वही चेहरे हैं जिन्होंने प्रदेश को लूटा, अपने स्वार्थ के लिए उत्तर प्रदेश को जातिवाद के नाम पर बांटा है, और जब सत्ता में आते हैं तो परिवार का कब्जा जमा करके केवल परिवार की बात करते हैं। ये वही लोग हैं। मैंने एक एग्जाम्पल दिया आपको, एक एग्जाम्पल दिया है, ऐसे अनंत एग्जाम्पल है आपके पास। जहां जाएंगे वहां पे एक नया घोटाला मिलता है। यही उत्तर प्रदेश में होता है, और अपने घोटालों को, अपनी बेईमानी को छुपाने के लिए इन्होंने सरकार के पैदल समानांतर कुछ सत्ताएं उभारी थी हर जनपद। उसी को कहते थे वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया। हर जिले में एक माफिया उनका था। माफिया के सामने उनके कंपनी उनमें छूटती थी। माफिया वहां पे अपनी मर्जी से पूरी व्यवस्था का संचालन करता था, वही दंगा भी करवाता था, प्रदेश की संपत्तियों में भी लूट खसोट करता था, ठेकों को हथियाता था, प्रदेश को अराजकता की ओर धकेलता था, बेटी और व्यापारी के सामने पहचान का संकट खड़ा करता था। और सरकार बदली, दंगा मुक्त हुआ, आज उत्तर प्रदेश माफिया मुक्त भी हो चुका है। आपने देखा होगा प्रदेश की गरीब जनता बीमारी से मरती थी। अकेले पूर्वी उत्तर प्रदेश में इंसेफ्लाइटिस नाम की एक बीमारी थी। 40 वर्ष में 50,000 मासूम बच्चों की मौत हुई इस बीमारी से। आपने किसी राजनेता को उन मासूम बच्चों की मौत पर कभी रोते हुए देखा है? किसी की आंखों में आंसू नहीं आया होगा। इसलिए नहीं आया होगा क्योंकि मासूम बच्चे वोट बैंक नहीं थे। और ये मरने वाले जितने बच्चे थे, इसमें से 90 से 95% आबादी अल्पसंख्यक या दलित कम्युनिटी से जुड़े हुए बच्चे थे। उन बच्चों के लिए जिनके आंखों में कोई आंसू नहीं थे, कोई संवेदना नहीं थी, उस इंसेफ्लाइटिस से हजारों मौतें प्रतिवर्ष होती थी। उसके निदान के लिए, उसके उन्मूलन के लिए कोई भी उन्होंने कोई कार्य नहीं किया। लेकिन जब माफिया दुर्दा था, माफिया मरते थे, तो उनके लिए आंसू बहाने के लिए और उनके लिए जाकर के किस तरीके के लोग किस प्रकार की हाहाकार मचाते थे, ये दृश्य सबने देखा। मित्रों, आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, इंसेफ्लाइटिस पूरी तरह समाप्त हो गई उत्तर प्रदेश से। अगर माफिया मुक्त हुआ है तो इंसेफ्लाइटिस जैसी बीमारियां भी उत्तर प्रदेश से पूरी तरह समाप्त हो गई। उत्तर प्रदेश में अब वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया नहीं, बल्कि वन डिस्ट्रिक्ट वन मेडिकल कॉलेज खुल चुके हैं। हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज, स्वास्थ्य के नए केंद्र के रूप में। इस सरकार पर निर्भर करती है वो किस प्रकार की सिस्टम देना चाहती है। आज हमारे पास देश का सबसे अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, एक्सप्रेसवे का सबसे बड़ा नेटवर्क हमारे पास, भारतीय रेल का सबसे बड़ा नेटवर्क हमारे पास, हाईवे का सबसे अच्छा नेटवर्क हमारे पास, इंटर स्टेट कनेक्टिविटी 4 लेन की कनेक्टिविटी के साथ जुड़ चुकी है। हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर 4 लेन की कनेक्टिविटी के साथ जुड़ चुका है। और देश के अंदर की पहली रैपिड रेल, पहली इनलैंड वाटरवे उत्तर प्रदेश के पास, और सर्वाधिक सिटी में मेट्रो का संचालन करने वाला राज्य भी उत्तर प्रदेश है। ये सभी कार्य आज उत्तर प्रदेश के अंदर हो रहे हैं। ये सब एक साथ जब चलता है, जब समग्र विकास की किसी एक रणनीति के साथ सरकार कार्य करती है, बिना भेदभाव के। 25 करोड़ की आबादी है, हम जाति के नाम पर नहीं, क्षेत्र के नाम पर नहीं, भाषा के नाम पर नहीं, बल्कि प्रधानमंत्री मोदी जी के मंत्र सबका साथ और सबके विकास के भाव के साथ समाज के प्रत्येक तबके के लिए कार्य करेंगे।
योजना का लाभ उन तक पहुंचाने का काम करेंगे जो उसका अधिकार है, तो परिणाम आने में देर नहीं लगती। और वही परिणाम आज हम सबके सामने है, वही परिणाम हमारे सामने है जो उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में उछाल आया है। कभी उत्तर प्रदेश बीमारू राज्य कहलाता था, आज बीमारू राज्य नहीं, ये मान्यता थी। मैं 5 बार सांसद था और 5 बार सांसद रहते हुए मैंने इस बात को महसूस किया था। दिल्ली की गलियारों में, लुटियन जोन्स में मैं इस बात को सुनता था। कभी कभी मुझे बुरा भी लगता था कि कैसे लोग हमारे राज्य के बारे में कहते हैं। लोग बोलते थे कि साहब कोई योजना बनाओ, उत्तर प्रदेश में जाते हो फेल हो जाते हैं। क्योंकि देश का आबादी का 17 से 20% आबादी तो यूपी में निवास करती है, और अगर यहां नहीं योजना लागू हो पा रही है तो इसका मतलब फेल हो जाएगी। आज केंद्र सरकार के द्वारा चलाई जाने वाली लगभग 4 दर्जन योजनाएं ऐसी हैं जिनमें उत्तर प्रदेश देश के अंदर नंबर 1 पर है, और हम पीछे नहीं है, नंबर 1 पर है। किसी भी योजना कोई अनुमान करेगा देश के अंदर 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन की सुविधा है, तो उत्तर प्रदेश में 15 करोड़ लोग उससे लाभान्वित हो रहे हैं। देश के अंदर 50 करोड़ लोग आयुष्मान भारत की सुविधा का लाभ प्राप्त कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में 10 करोड़ लोग उसका लाभ ले रहे हैं। देश के अंदर 4 करोड़ लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिला है, उत्तर प्रदेश में 60 लाख लोगों को लिए आवास की सुविधा प्राप्त हो चुकी है। ये लोग जो जातिवाद की बात करते हैं, जातीयता की चर्चा करते हैं, इन लोगों से पूछा जाना चाहिए इन लोगों ने अपने कार्यकाल में कितने दलितों के मकान बनाए, कितने सामाजिक न्याय के महापुरुषों को सम्मान दिया। आप देखेंगे 0 आएगा, क्योंकि क्या ही नहीं, वोट बैंक के रूप में को इस्तेमाल करने के लिए लोग एक नया प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, महापुरुषों को गाली दे रहे हैं, राष्ट्र नायकों का अपमान कर रहे हैं। इतिहास की जानकारी न होने के कारण लगातार इस प्रकार के अनर्गल प्रलाप करते हैं, जिससे समाज में विद्वेष पैदा हो, जातीय संघर्ष खड़ा हो, आपस में लड़ाने की इस दुर्विसंधि के चलते लगातार माहौल खराब करने का एक प्रयास, लगातार करने का प्रयास हो सकोगे। जिस देश का प्रत्येक नागरिक छत्रपति शिवाजी महाराज को सम्मान देता है, वहां पे वोट बैंक के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज के प्रति टिप्पणी करना और औरंगजेब को महिमामंडन करना, ये देश के साथ कहां का न्याय है? जो बाबर एक आक्रांता के रूप में प्रत्येक भारतवासी मानता है, महाराणा प्रताप और महाराणा सांगा के शौर्य और प्रताप को दरकिनार करते हुए बाबर को महिमामंडन करना, जो जिन्ना देश तोड़क है उस जिन्ना की तुलना में उस जिन्ना को महिमामंडित करके इस राष्ट्र की एकता के शिल्पी लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को अपमानित करना, यह कुछ लोगों के जीवन का ध्येय बन चुका है और इससे सावधान होने की आवश्यकता है, क्योंकि ये लोग लगातार इस प्रकार का प्रोपेगेंडा रचने का कार्य करेंगे, लगातार करेंगे, अपने स्वार्थ के लिए इस प्रकार के मुद्दों को छेड़ने का प्रयास करेंगे जो आपस में ही सौहार्द को कम कर सके। लेकिन हमें एक समृद्ध उत्तर प्रदेश के लिए, एक विकसित और आत्मनिर्भर भारत के लिए हमें राष्ट्र नायकों को सम्मान देना पड़ेगा। याद रखना, प्रधानमंत्री मोदी जी ने आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में देश के लोगों को पंचप्रण की याद दिलाई थी, और पंचप्रण का एक संकल्प यह भी है कि राष्ट्र नायकों का सम्मान होना चाहिए, हर हाल में सम्मान होना चाहिए, क्योंकि अपने नायकों को विस्मृत करके कोई भी समाज कभी आगे नहीं बढ़ सकता है। और राष्ट्र तोड़कों को अगर कोई समाज सम्मानित करता है तो इसका मतलब हम अपने लिए एक नई समस्या खड़ी करने जा रहे हैं। ये सब मौन है इस समय,
मुर्शिदाबाद पे किसी का मुंह नहीं खुल रहा है। बांग्लादेश में की घटना ने इन सबको चौराहे पर पूरी तरह नग्न करके रख दिया है। और इसीलिए आज के इस संवाद कार्यक्रम के अवसर पर मैं कहूंगा, अमर उजाला एक शानदार यात्रा के साथ आगे बढ़ा है। 77 वर्षों की यात्रा, 77 वर्षों की इस यात्रा को आगे कैसे लेके चलना है। आजादी के 1 वर्ष के बाद 1948 में अमर उजाला का प्रकाशन प्रारंभ होता है। 1948 से लेकर 2025 में 77 वर्ष की यात्रा आज आपकी पूरी हो रही है। और स्वाभाविक रूप से आपने भी प्रधानमंत्री जी के संकल्प के साथ अपने आप को जोड़ा। 1947 में ये देश अपनी आजादी का शताब्दी महोत्सव मना रहा था। 1947 का भारत कैसे होगा और 1949 में मीडिया की भूमिका देश के विकास में क्या होगी, यह अमर उजाला को भी तय करने के लिए 100 वर्ष की इस यात्रा के दौरान अपने पाठकों को बताना पड़ेगा कि उन्होंने इन 100 वर्षों में विकास में किस प्रकार का योगदान दिया। समग्र विकास में नौजवानों के लिए, अन्नदाता किसानों के लिए, आधी आबादी के लिए, अपनी मातृशक्ति के लिए, श्रमिकों के लिए, समाज के अलग अलग तबके के लिए किस भूमिका के साथ हमने कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है। अनेक रचनात्मक कार्यक्रमों के साथ अमर उजाला परिवार कार्य करता है। यहां पर अतुल माहेश्वरी जी के नाम पे स्कॉलरशिप के कार्यक्रम को जोड़ता है। मेधावी छात्रों के सम्मान के कार्यक्रम के साथ मुझे कई आयोजनों के साथ जुड़ने का अवसर प्राप्त हुआ है। दिव्यांग जनों के लिए भी अनेक कार्यक्रमों के आयोजन अमर उजाला परिवार के द्वारा आयोजित होते हैं। अन्य अनेक जो रचनात्मक कार्यक्रम है, इन सब के साथ साथ कैसे हम और बड़े स्केल पर इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा सकते हैं और राष्ट्र निर्माण की इस प्रवर्तमान अभियान में एक विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करने के लिए, आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना को साकार करने के लिए, विरासत और विकास के इस अद्भुत संगम को जो नया भारत आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में अनुभव कर रहा है, इसको और द्रुत गति से आगे बढ़ाने के लिए मीडिया की क्या सकारात्मक भूमिका हो सकती है। सकारात्मक भूमिका के लिए अमर उजाला परिवार निरंतर कार्य करेगा। मैं 77 वर्ष की शानदार यात्रा के लिए अमर उजाला परिवार को एक बार फिर से हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास करता हूं कि समाज की परंपरा अनवरत आगे बढ़ती रहनी चाहिए। आप सबके प्रति मेरी मंगलमय शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। जय हिंद। माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं उद्बोधन के लिए। एक बार जोरदार तालियां आप सभी के लिए। बहुत ही विस्तार में बात की उत्तर प्रदेश की योजनाओं के बारे में। और अब मैं अनुरोध करूंगी माननीय मुख्यमंत्री जी से कि यूपी अचीवर पत्रिका का विमोचन करें अपने हाथ से। और मैं अनुरोध करूंगी अमर उजाला टीम से कि पत्रिका को प्लीज स्टेज पर लाया जाए और माननीय मुख्यमंत्री जी अपने हाथों से विमोचन करें यूपी अचीवर पत्रिका को। दोस्तों तालियां बजती रहनी चाहिए, तालियों की गड़गड़ाहट में कमी नहीं होनी चाहिए। बेहद अद्भुत, खूबसूरत, बहुत बहुत धन्यवाद मुख्यमंत्री जी का। और अब मैं अनुरोध करूंगी आखिर में तन्मय महेश्वरी जी अमर उजाला परिवार से, वरुण महेश्वरी जी कृपया स्टेज पर आए और स्मृति चिन्ह के साथ हमारे माननीय
मुख्यमंत्री जी को भेंट करें स्मृति चिन्ह और उनका आभार व्यक्त करें। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी का पूरी अमर उजाला परिवार की तरफ से कि वो समय निकाले और आके संवाद को और भी ज्यादा खास और खूबसूरत बनाया। यहाँ के मुख्य अतिथि बनकर